नमस्कार दोस्तों, आप सभी का हमारे YouTube चैनल एकेडमी ऑफ टीचर्स में स्वागत है। आज की वीडियो में आप लोग संस्कृत शिक्षण विधियों के अंतर्गत नवीनतम उपागम से परिचित होंगे। नवीनतम उपागम के अंतर्गत कौन कौन सी विधियां अथवा उपागम सम्मिलित होते हैं तथा उनके बीच अंतर क्या होंगे, हम उन्हें कैसे पहचानें, यदि उनसे संबंधित कोई प्रश्न बनता है तो उसे हम कैसे हल करें, उससे संबंधित विभिन्न प्रकार की जो अवधारणा है उसके विषय में आप परिचित होंगे। तो यह वीडियो उन सभी लोगों के लिए हेल्पफुल होगा जो एमपी टेट अथवा सी टेट अथवा रीट अथवा अन्य कोई टीचिंग एग्ज़ाम केवीएस एनवीएस के लिए तैयारी कर रहे हैं और भाषा शिक्षा शास्त्र से संबंधित जो अवधारणा से परिचित होना चाहते हैं, अवधारणा का विकास करना चाहते हैं, उन लोगों के लिए यह वीडियो हेल्पफुल होगा। तो आइए इस वीडियो को शुरू करते हैं। अपनी अवधारणा को स्पष्ट करने के लिए इस वीडियो को अंत तक देखिएगा। तो नवीनतम जो उपागम होते हैं उनके अंतर्गत विभिन्न प्रकार की विधियां आती हैं। उन विधियों के नाम सबसे पहले हम लोग जान लेते हैं। सूक्ष्म शिक्षण विधि, आगमन विधि, समस्या समाधान विधि, प्रयोजन कार्य विधि से प्रायोजन प्रोजेक्ट मेथड कहते हैं, दल शिक्षण विधि, पर्यवेक्षण अध्ययन, संप्रेषण आधारित विधि, अभिक्रमित अधिगम विधि, संग्रंथन विधि। इतने कठिन कठिन शब्दों से आप घबरा गए होंगे, लेकिन आपको घबराने की जरूरत नहीं है। मैं इनका अंग्रेजी रूपांतरण भी बताऊंगा और आपको एकदम सरल ढंग से इसको मैं प्रस्तुत करूंगा ताकि आप इसको समझ सकें। तो आइए शुरू करते हैं। सबसे पहली विधि है हमारे पास सूक्ष्म शिक्षण की विधि। सूक्ष्म शिक्षण की विधि को एलन ने 1963 में इसका विकास किया था। सूक्ष्म शिक्षण को माइक्रो टीचिंग भी कहते हैं और आप लोगों ने बीएड अथवा बीटीसी कार्यक्रम के दौरान इसे सीखा होगा कि सूक्ष्म शिक्षण क्या होता है। सूक्ष्म शिक्षण के अंतर्गत विभिन्न प्रकार के कौशलों का विकास किया जाता है ताकि आपका कॉन्फिडेंस बूस्ट हो सके। देखिए, शिक्षण अभ्यास की वह व्यवस्था जिसमें किसी निश्चित शिक्षण व्यवहार पर ध्यान केंद्रित करने के साथ साथ नियंत्रित परिस्थितियों में शिक्षण का अभ्यास संभव हो पाता है। आपके पास एक नियंत्रित परिस्थितियां आपके सामने रखी जाती हैं कि आपके लिए हो सकता है वो आपके शिक्षक का वो चैम्बर हो, वहाँ पर आप पढ़ा रहे हों और आपको दे दिया गया हो कोई एक पाठ और उसमें एक खास कौशल को प्रदर्शित करना हो। तो इस प्रकार से नियंत्रित परिस्थितियों में शिक्षण का अभ्यास हो पाता है। कक्षा का आकार सीमित होता है जैसा कि अभी मैंने बताया, और समय सीमा होती है इसकी। अभी हम आपको बताते हैं कि इसकी समय सीमा क्या होती है, कितने मिनट हमें मिलते हैं। इसका उद्देश्य जान लेते हैं। उद्देश्य होते हैं शिक्षक प्रशिक्षु को सीखने एवं नए शिक्षण कौशल को नियंत्रित परिस्थितियों में आत्मसात करने योग्य बनाना और शिक्षक प्रशिक्षु को शिक्षण में विश्वास करने योग्य बनाना। जैसे कि मैंने भी आपको बताया कि आपका कॉन्फिडेंस बूस्ट होता है और शिक्षक प्रशिक्षु को सीखने का अवसर दिए जाते हैं। उससे विभिन्न प्रकार की भाव भंगिमाओं, पॉजिंग, क्वेश्चनिंग, इन सब के बारे में बताया जाता है ना। तो सूक्ष्म शिक्षण इस प्रकार से लाभदायक होता है। अब हम लोग जानेंगे कि सूक्ष्म शिक्षण में कितने मिनट मिलते हैं और उसमें विधियां क्या क्या होती हैं। तो समय सीमा इसके लिए एनसीईआरटी द्वारा जो विकसित की गई है वो 36 मिनट की है। टोटल 36 मिनट की ये प्रश्न आता है। तो देखिए, तो इसमें अब और इसके आप पदों से भी बिल्कुल परिचित हो जाइएगा, क्योंकि ये भी प्रश्न पूछा जाता है कि प्रथम पद में क्या होता है, सबसे पहले क्या कराया जाता है। तो सबसे पहले आप घर से बना बनाया प्लान लेकर के आते हैं और उस प्लान को आप पढ़ाते हैं। तो इसमें आपको 6 मिनट मिलते हैं पढ़ाने के लिए। पढ़ाने के बाद आपको प्रतिपुष्टि देता है, फीडबैक देता है आपका मेंटर, जो आपका टीचर है आपके टीचिंग कॉलेज का। इसके अलावा फिर उसके बाद फिर आप वो उसमें जो कमियां रह जाती हैं आप उसको पुनर्योजित करते हैं। इसीलिए उसको कहा जाता है कि रीराइट करो। आपका मेंटर आपको रीराइट करने के लिए बोल देता है और आप उसे रीराइट करते हैं। तो ये हुआ आपका पुनर्योजना। पुनर्योजना के बाद क्या होगा, पुनः फीडबैक। तो आपको फिर से फीडबैक वो देगा, उसमें जो कमियां रह जाएंगी। इस प्रकार से कुल 36 मिनट हो जाते हैं। सूक्ष्म शिक्षण का चक्र इसी प्रकार से चलता रहता है। स्किल में आप देख भी सकते हैं कि सबसे पहले आप प्लान बनाते हैं, उसके बाद टीचिंग मिनट्स, आपको टीचिंग करने के लिए 6 मिनट मिलते हैं। उसके बाद आपको फीडबैक 6 मिनट का मिलता है। उसके बाद रिप्लान करने के लिए आपको 12 मिनट मिलते हैं और रीटीचिंग के लिए आपको फिर से 6 मिनट मिलते हैं। तो आप मान के चलिए कि बीच में जो आपको मौका मिलता है रिप्लान करने का वो 12 मिनट का होता है और सारे काम जो होते हैं वो 6-6 मिनट के होते हैं।
तो अब आगे चलते हैं, हम लोग अगली विधि के बारे में जानेंगे। अगली विधि है समस्या समाधान विधि। इसे प्रॉब्लम सॉल्विंग मेथड कहते हैं। प्रॉब्लम सॉल्विंग मेथड के अंतर्गत आप लोग जानेंगे कि इसमें सर्वप्रथम छात्रों के समक्ष कोई चुनौतीपूर्ण परिस्थिति पैदा कर दी जाती है, मतलब उनके सामने कोई प्रॉब्लम खड़ी कर दी जाती है, जिससे छात्र शिक्षक के निर्देशों का पालन करते हुए समस्या समाधान हेतु विविध प्रयास करते हैं। अर्थात शिक्षक उनको थोड़ा बहुत क्लू देता है और एक तटस्थ भाव से खड़े होकर के वह उसका निरीक्षण करता है कि बालक कैसे कर रहे हैं। जहाँ कहीं थोड़ा बहुत त्रुटियां होंगी उनको वो सहयोग करेगा, लेकिन वो दिशा पूरी तरह से नहीं दे देगा, नहीं तो उनकी मौलिकता नहीं आ पाएगी। तो प्रॉब्लम सॉल्विंग मेथड ये होगा। इसके प्रवर्तक के विषय में आप लोग अच्छी तरह से जाने रहिए कि प्रवर्तक से प्रश्न आते हैं। तो इसके प्रवर्तक थे थॉमस एवं रिस्क, और ये समस्या समाधान विधि उच्च शिक्षण हेतु उपयोगी है। इसके पीछे मैं आपको कारण बताना चाहूँगा कि समस्या समाधान उच्च स्तर पर उपयोगी इसलिए होता है क्योंकि इसमें थोड़ा समय लगता है और छोटे बच्चों के लिए, छोटे बच्चों को संभालना उतना मुश्किल हो जाता है, इसलिए और उनका दिमाग इतना विकसित नहीं हो पाता है कि वो एब्स्ट्रैक्ट थिंकिंग कर पाएँ। वो सिर्फ कॉन्क्रीट चीज़ों को ही वो सॉल्व कर सकते हैं। तो इसलिए वो प्राथमिक स्तर के लिए उपयुक्त नहीं है, उच्च स्तर के लिए समस्या समाधान विधि उपयुक्त होगी। अगली विधि है प्रयोजन विधि। प्रयोजन विधि को सर्वप्रथम जॉन डेवी ने दिया था। इस विधि के प्रवर्तक जॉन डेवी किलपैट्रिक हैं। तो किलपैट्रिक की प्रयोजन विधि से प्रोजेक्ट मेथड, इसको प्रयोजना कहना चाहिए था, प्रयोजना विधि है, प्रोजेक्ट मेथड किलपैट्रिक से हैं। इस विधि में बालक को केंद्र में रखकर बालक को अपने रुचि के अनुसार विषय वस्तु व क्रिया में सामंजस्य स्थापित करते हुए सीखने के लिए अवसर दिया जाता है। मतलब कि इसमें बालक को केंद्र में रखा जाएगा और उसकी जो रुचि होगी उसके अनुसार वो अपने विषय वस्तु को चयन करेगा और उसमें अंतर क्रिया करेगा, उसके साथ क्रिया करके वो अपने ज्ञान के साथ और उस क्रिया के साथ सामंजस्य स्थापित करके सीखने का उसको मौका मिलेगा। इस विधि में छात्र भय युक्त वातावरण से निकलकर स्वतंत्र एवं सुगमता के साथ कार्य करते हैं, क्योंकि उनको मौका दिया जाता है। कक्षा का वातावरण उनके लिए भयावह हो सकता है, लेकिन ये आदर्श स्थिति नहीं है, ये हमें जान के रखना चाहिए। हमें कक्षा का वातावरण पूरी तरह से कोलैबोरेटिव बनाना चाहिए, डेमोक्रेटिक बनाना चाहिए कि हर बच्चे को अभिव्यक्ति का अवसर मिले। इससे अभिव्यक्ति एवं आत्मविश्वास के साथ साथ अन्वेषण योग्यता को अंग्रेजी में क्या कहेंगे? अन्वेषण का मतलब करने का मतलब होता है खोजना। तो अन्वेषण योग्यता, निर्णय शक्ति, तो डिसीजन मेकिंग, मूल्यांकन क्षमता, इवेल्युएशन और सृजनात्मकता, क्रिएटिविटी, रचनात्मकता आदि कौशलों का विकास होता है। तो प्रयोजन विधि से सबसे ज़्यादा जो है जरूरी है वो किलपैट्रिक, ये प्रश्न आता है। अब अगली विधि है दल शिक्षण। ये टीम टीचिंग होती है। दल शिक्षण का विचार सबसे पहले जो है J.T. सप्लिन ने दिया था। और दल शिक्षण में आप लोगों को बता देना चाहूँगा कि दल शिक्षण में विभिन्न शिक्षकों का एक दल बनता है और विभिन्न शिक्षकों से बच्चों को सीखने का मौका मिलता है। इस प्रकार से उन्हें एक ही पक्ष के विभिन्न पहलुओं को देखने का अवसर मिल सकता है। तो इस विधि में कई सारे शिक्षक मिलकर एक कक्षा को एक ही समय संचालित कर रहे होते हैं। तो ये होता है दल शिक्षण। दल शिक्षण का मुख्य उद्देश्य यह होता है, यह शिक्षक के लिए भी और छात्र के दोनों के लिए लाभदायक होगा, क्योंकि एक कहते हैं ना, एक से ज़्यादा कई भले, तो उसमें मतलब कई लोगों का दिमाग लगेगा तो और अच्छी विधि और अच्छा कंटेंट उपलब्ध होगा। तो यह दल शिक्षण का उद्देश्य होगा। अगली विधि है पर्यवेक्षण अध्ययन विधि। पर्यवेक्षण अध्ययन का होगा ऑब्जर्वेशन। पर्यवेक्षण का मतलब होगा ऑब्जर्वेशन। इसमें बालक ऑब्जर्व करता है चीज़ों को, क्या हो रहा है वहाँ पर उसको ऑब्जर्व करेगा। तो ऑब्जर्वेशन मेथड को हम लोग देखते हैं। इस विधि में छात्र अपने आवंटित कार्य को शिक्षक की देख रेख में करता है। इस विधि में छात्रों को कुछ कार्य बता दिए जाते हैं और छात्र अपने स्तर पर बैठे बैठे उसे करते रहते हैं और शिक्षक उसे वहीं उस कार्य का निर्देशन एवं निरीक्षण करता रहता है। इसमें छात्र एवं शिक्षक दोनों क्रियाशील होते हैं। इसमें छात्रों के व्यक्तिगत क्रियाओं होने चाहिए और प्रयासों को अधिक महत्व दिया जाता है। अर्थात यह है कि छात्र इसमें देखेगा और विभिन्न प्रकार से क्रियाएं करेगा, तो इसमें दोनों लोग एक्टिव होते हैं। अभी आप लोगों का हो सकता है कन्फ्यूजन हो रहा हो कि प्रोजेक्ट मेथड और ये जो विभिन्न प्रकार के मेथड्स थे इनके बीच आपको हो सकता है समस्या हो, जैसे प्रयोजन विधि है, समस्या समाधान विधि और
पर्यवेक्षण अध्ययन विधि। अभी इन सब के आप कैरेक्टरिस्टिक्स पढ़िए। एक अगले वीडियो में मैं आप लोगों को इन सभी के बीच डिफरेंस बताऊंगा ताकि आपको कन्फ्यूजन ना हो। अब अगली विधि है इसमें, अच्छा इसी में देखते हैं, इसमें छात्रों को स्वाध्याय के लिए अधिक अवसर दिया जाता है। इसमें शिक्षक का मुख्य कार्य छात्रों की सहायता करना है, उनको निर्देशन करना होता है। प्रत्येक छात्र को अपनी क्षमता के अनुसार कार्य करने का अवसर दिया जाता है। इस विधि के अंतर्गत छात्रों में शिक्षक के मध्य मधुर संबंध स्थापित होगा। ऑब्वियस सी बात है, जब शिक्षक एवं छात्र के बीच अंतरक्रिया होगी तो उनके बीच मधुर संबंध स्थापित होंगे। अगली विधि है कंप्यूटर आधारित शिक्षण विधि। इस विधि के विषय में हमें ज़्यादा समझने की जरूरत नहीं है, ये तो समझी समझाई बात है कि कंप्यूटर बेस्ड होगा। इसमें कंप्यूटर बेस्ड टीचिंग मेथड है ये। कंप्यूटर सूचना और प्रसार प्रौद्योगिकी क्षेत्र में सीखने और प्रशिक्षण की विधि है। कंप्यूटर का इस्तेमाल करके विषय वस्तु छात्रों के मध्य पहुंचाई जाती है। छात्रों के मध्य अभी आप लोगों को आगामी वीडियोस में जानकारी मिलेगी कि विभिन्न प्रकार की सहायक सामग्री क्या होती हैं। दृश्य श्रव्य सामग्री, उसके अंतर्गत आप समझेंगे कि दृश्य श्रव्य सामग्री के अंतर्गत कंप्यूटर का उपयोग कैसे किया जा सकता है। तो कंप्यूटर का उपयोग, कंप्यूटर आधारित शिक्षण विधि, ये कोई खास शिक्षण मतलब अलग से कोई शिक्षण विधि नहीं है। विभिन्न प्रकार की शिक्षण विधियों को एक रोचक ढंग से और प्रभावी ढंग से प्रस्तुत करने के लिए कंप्यूटर का सहारा ले लिया जाता है। इसका उपयोग करके छात्रों के लिए तीव्र गति से परिशुद्धता था काम करना संभव होता है। पढ़ाई करना आसान हो जाएगा। कंप्यूटर उनको जल्दी ज्ञान ग्रहण करने और कार्यकुशल बनने में सहायता करेगा। यद्यपि आप लोगों को यह जानना चाहिए कि सिर्फ सुनने से या सिर्फ देखने से अधिगम कम होता है, लेकिन अगर आप उसी चीज़ को देख भी रहे हैं और सुन भी रहे हैं तो अधिगम ज़्यादा होता है। इसलिए दृश्य श्रव्य सामग्री का उपयोग करके, कंप्यूटर का उपयोग करके बालकों के अधिगम में आसानी कर दी जाती है। अभिक्रमित अनुदेशन विधि को अंग्रेजी में कहेंगे प्रोग्राम्ड इंस्ट्रक्शन मेथड। प्रोग्राम्ड का मतलब होता है पूर्व निर्धारित, पहले से ही प्रोग्राम जो बना लिया गया है उसके आधार पर आप इंस्ट्रक्शन देंगे। अभिक्रमित अनुदेशन में शिक्षक और छात्र के बीच अंतरक्रिया महत्वपूर्ण होती है और इसी सिद्धांत पर अभिक्रमित अनुदेशन आधारित होता है। इसके प्रतिपादक जो है B.F. स्किनर हैं, क्योंकि उन्होंने ही प्रोग्राम्ड इंस्ट्रक्शन की बात की है और उनके सिद्धांत से तो आप परिचित ही होंगे। क्रिया प्रसूत अनुबंधन का सिद्धांत है। अभिक्रमित अनुदेशन के संबंध में जो स्मिथ और मोरे ने कहा है उससे आप समझ सकते हैं कि अधिगम सामग्री के क्रमिक पदों की श्रृंखला, मतलब आप उसको एक क्रम से, सीक्वेंस में आप उसे प्रस्तुत करेंगे और व्यवस्थित करने वाली क्रिया होती है अभिक्रमित अनुदेशन, जिसके द्वारा छात्रों को उनकी परिचित पृष्ठभूमि से नवीन तथा जटिल प्रत्ययों, सिद्धांतों तथा अवबोधों की ओर ले जाया जाता है। अर्थात ज्ञात से अज्ञात की तरफ का जो मैक्सिम होता है, अर्थात शिक्षण सूत्र, उस पर आधारित ये अभिक्रमित अनुदेशन होता है। और इसके बारे में जानते हैं। शिक्षण प्रक्रिया में शिक्षक और छात्रों के मध्य अंतःक्रिया महत्वपूर्ण होती है। छात्र परिपुष्टि व पुनर्बलन द्वारा क्रमबद्ध तरीके से सीखता है। अर्थात उसे पहले शिक्षक ने प्रश्न किया, वो उसका प्रोग्राम रहेगा, वो प्रश्न करेगा, उसके बाद बालक क्रिया करेगा, उसने जो एक्टिविटी की, क्रिया की, उस पर शिक्षक अपनी प्रतिपुष्टि देगा, फीडबैक देगा, तदुपरांत पुनर्बलित करेगा। अगर अच्छा है तो उसको सकारात्मक पुनर्बलन मिलेगा, अगर गलत है फिर भी उसे सकारात्मक पुनर्बलन देना होगा कि बेटा कोई बात नहीं, आप अच्छा कर सकते हो, तो उसे फिर से आगे बढ़ाया जाएगा। तो प्रोग्राम्ड इंस्ट्रक्शन स्टेप बाय स्टेप होता है, इसमें क्रम से सिखाया जाता है। जैसे आप स्टोरी टेलिंग में इसका यूज कर सकते हैं, अथवा विभिन्न क्लूज आप देते हैं, कुछ शब्द देते हैं, उनके आधार पर आप पद निर्माण करवाते हैं, वाक्य निर्माण करवाते हैं, तो वहाँ पर आप प्रोग्राम्ड इंस्ट्रक्शन का यूज करते हैं। तो इसमें इस प्रोग्राम्ड इंस्ट्रक्शन के दो भेद होते हैं। रेखीय मतलब लीनियर, मतलब ये एक रेखा में होता है, और शाखीय जो होता है ये ब्रांच्ड होता है, मतलब विभिन्न प्रकार की शाखाओं में। जैसे कि मैंने आपको पहले बताया कि अगर मैं आपसे कहूँ कि संधि, अब संधि के हमने 3 प्रकार बताए, स्वर,
दूसरा हमने बताया कि व्यंजन, और तीसरा हमने आपको बताया कि विसर्ग संधि। तो 3 प्रकार की संधियां हुई। तो यहाँ पर आपकी साखी हुआ। अब स्वर के भी कई भेद होंगे, दीर्घ संधि, गुण संधि, वृद्ध संधि, अयाद संधि, यण संधि, पूर्व रूप संधि। तो इस प्रकार से ये यहाँ पर शाखीय हो गया, शाखा में बट गया। तो ये शाखीय अभिक्रमित अनुदेशन है। इसमें भी क्रम होगा। सबसे पहले आप बच्चे को संधि से परिचित कराएंगे, हो सकता है वो संधि को जानता हो, तब आप उसको संधि से उसके संधि के प्रकार के बारे में बताएंगे, हो सकता है वो संधि के प्रकारों को जानता हो, लेकिन स्वर संधि के क्या क्या प्रकार हो सकते हैं, उसमें क्या क्या नियम हो सकते हैं, यह उसके लिए अज्ञात हो, अन्योन हो। तो आप ज्ञात से अज्ञात की तरफ चल रहे हैं। ये हुआ अभिक्रमित अनुदेशन। और रेखीय अनुदेशन ऐसा होगा जैसे कि अभी आपसे पूछ लिया गया कि मान लीजिए कि अर्थशास्त्र की रचना किसने की, तो अर्थशास्त्र की रचना चाणक्य ने की, और और उस अर्थशास्त्र का विषय क्या है, ऐसे ही। तो जैसे कि आपको ऐसे ऐसे यहाँ पर शब्द भरना है, यहाँ पर शब्द भरना है, इस प्रकार से आपको खाली स्थान दे दिया गया। या कि आपको जैसे मान लीजिए दे दिया गया कि एक, मान लीजिए आपको खाली स्थान भरने के लिए दे दिया गया एकः। अब यहाँ पर जगह दे दिया गया वानरः अथवा बालिका वसति स्म। अब यहाँ पर जब बच्चा जानता हुआ होगा, उस विषय से परिचित होगा, तो यहाँ पर वो वानर भरेगा, क्योंकि इसके अलावा वो एकः के आधार पर वानर और बालिका के बीच अंतर कर सकता है कि एकः है पुल्लिंग है तो वानर भी पुल्लिंग ही होगा। इस प्रकार से एकः वानरः प्रतिवसति स्म। तो इस प्रकार से ये होगा ब्रांच, ये होगा लीनियर, जिसको हमने बताया खाली स्थान भरने का जो नियम है। तो इस प्रकार से होंगे 2 प्रकार के, रेखीय अभिक्रमित अनुदेशन और शाखीय अभिक्रमित अनुदेशन। उम्मीद है आपको ये समझ में आया होगा। अगली विधि है संग्रंथन उपागम। संग्रंथन में जो है ये संरचना पर आधारित होता है, इसमें संरचना से परिचित कराया जाता है। इस विधि में छोटे छोटे वाक्यों के आधार पर विषय प्रस्तुतिकरण किया जाता है। सरल से कठिन की ओर जाने के लिए ये विधि बनाई गई है। इसे अंग्रेजी में स्ट्रक्चरल अप्रोच कहते हैं। आप इसे संरचनात्मक उपागम भी कह सकते हैं। इसमें संरचना से परिचित कराया जाता है। जैसे कि अभी आपको शुरू में आपको बता दिया गया सह बालकः, तो ये छोटा सा वाक्य है। अब इसी में से आपको अगला टर्म आपने सिखाया सह बालकः, उसके आगे आपने बता दिया हसति, अथवा उसके आगे आपने बता दिया पठति, सह बालकः पठति। अब आपने सह को हटाया, अब आपने यहाँ पर सह की जगह आपने एषः कर दिया, तो यहाँ पर आपको हो जाएगा एषः बालकः पठति। तो यहाँ पर भी परिवर्तन हुआ ना, तो एषः बालकः पठति हो जाएगा। तो इस प्रकार से आप उसको स्ट्रक्चर्स बता रहे हैं कि सह का मतलब क्या है, एषः का मतलब क्या है। तो आप इसमें वाक्य की रचना बताते हैं कि वाक्य की रचना कैसे होती है। यद्यपि संस्कृत में आप किसी भी शब्द को आगे पीछे कर सकते हैं, लेकिन हिंदी में हो जैसे, तो सबसे पहले आपको बताना होगा कि राम, उसके बाद आप बताएंगे जाता है। अब आप ये तो नहीं कहेंगे कि जाता है राम, ऐसा तो आप नहीं कहेंगे। तो यहाँ पर आप इस प्रकार से संरचना से परिचित कराते हैं। अगली जो विधि होगी उपागम है, वो निदानात्मक एवं उपचारात्मक शिक्षण है। निदानात्मक का मतलब होता है डायग्नोस करना। डायग्नोस करने का मतलब कोई कमी कहीं पर भी है उसे खोजना। और उपचार का मतलब होता है रिमेडियल। इसे आप इंग्लिश से भी रिलेट करके रखें, क्योंकि इंग्लिश से भी जुड़े प्रश्न हो जाते हैं इसमें, तो परेशानी ताकि आपको ना हो। तो इसमें सबसे पहले आप जान लीजिए कि आप जैसे कि आपने कोई भी एक यूनिट पढ़ाया, अथवा आपने संधि ही पढ़ा दिया, आप अथवा संधि पढ़ा रहे हैं, संधि के अंतर्गत आप स्वर संधि पढ़ा रहे हैं, और उसमें आप यण संधि पढ़ा रहे हैं स्वर संधि के अंतर्गत। अब यण संधि को समझने में अगर बालक को समस्या हो रही है, तो आप यह कर सकते हैं कि यण संधि को समझने के लिए आप उससे प्रत्याहार से संबंधित प्रश्न कर सकते हैं, अथवा हो सकता है उसे अच और हल के बीच ही अंतर ना पता हो, या उसको ये भी ना पता हो कि ह्रस्व या दीर्घ क्या कहते हैं, इस कारण से वह न समझ पा रहा हो। तो कहीं किस जगह पर गड़बड़ है
उसे जानने के लिए डायग्नोस किया जाता है। जैसे कि डायग्नोस्टिक सेंटर भी होते हैं क्या, जैसे कि आप एक्सरे कराने गए, अल्ट्रासाउंड कराने गए, तो वहाँ डायग्नोस किया जाता है कि समस्या कहाँ पर है। और डायग्नोस करने के बाद आपको रिमेडी दी जाती है, राहत दी जाती है, उपचार दिया जाता है। इसलिए उपचारात्मक शिक्षण कहा गया है इसे, कि समस्या का पता लगाओ और उसके बाद उसको उपचार करो। इस प्रकार से निदानात्मक और उपचारात्मक शिक्षण के साथ ही नवीनतम उपागम समाप्त होते हैं। शिक्षण विधियों से संबंधित कोई भी आपको कन्फ्यूजन है अथवा जो भी चीज़ नहीं समझ में आई है अथवा हमारे इस वीडियो में कोई त्रुटि है, तो आप हमें उसको कमेंट के माध्यम से परिचित कराएं। आगामी वीडियोस में हम आपकी उन समस्याओं को दूर करने का प्रयास करेंगे, ताकि आपके लिए जो वीडियो प्रस्तुत हो काफ़ी अच्छा हो और आपके लिए हेल्पफुल हो और आपके ही अनुकूल हो, वो मेरे अनुकूल ना हो। आगामी वीडियोस में हम आप लोगों के लिए गद्य शिक्षण तथा पद्य शिक्षण की विधियों को लेकर के आएंगे। इसलिए अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक करिए। अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि आपको हेल्पफुल वीडियोस मिलते रहें। सब्सक्राइब करने के बाद बेल आइकन दबाना मत भूलिएगा, ताकि आपको हेल्पफुल वीडियोस की नोटिफिकेशन तुरंत मिले। और इसे अपने दोस्तों के बीच से भी शेयर करिए, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोग लाभान्वित हो सकें। और कमेंट के माध्यम से हमें आपको वीडियो कैसा लगा इससे हमें रूबरू कराइए।